सामाजिक सरोकार से जुड़े विषयों को उठाने वाली संस्था पावन प्रयाग फाउंडेशन के अध्यक्ष विष्णुकांत पांडे जी आज हमारे साथ हैं। ये वो संस्था है जिन्होंने कोरोना काल से लेकर अभी तक लोगों की सहायता करके उनको मदद पहुंचाने का काम किया। और एक नई बात अब निकल कर आ रही है कि ये जो पावन प्रयाग फाउंडेशन है, अब ये तमाम ऐसे लोगों को चिन्हित कर रही है और ऐसे लोगों से खुला आह्वान कर रही है कि अगर आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और आप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है तो आप इनसे संपर्क करके अपनी उस बीमारी में इनसे मदद ले सकते हैं। इनका जो संस्थान है पावन प्रयाग जो फाउंडेशन है, वो संस्थान आपके इस बीमारी में पूरी मदद करने का जो वायदा है वो ये संस्थान कर रहा है। हमारे साथ विष्णुकांत पांडे जी हैं, हम इनसे समझेंगे कि नई पहल इन्होंने शुरू कर। ये जो नई पहल है कहीं ना कहीं ये तमाम ऐसे लोगों को काफी फायदेमंद होगी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं, स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये जो पहल है वो कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होगी, संजीवनी साबित होगी। हम बात करेंगे पांडे जी, एक लोगों की मदद करने का सिलसिला तो हमने कई बार देखा है, आपने बढ़ चढ़ के काम किया है, लेकिन अब एक नई पहल की है कि जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग हैं किस तरीके से आह्वान कर रहे हैं और कैसे उनकी मदद करेंगे। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको और प्रणाम आप सबको। इस तरह है, वैसे बहुत से व्यक्ति ऐसे समाज में हैं कि जिनको शायद कैंसर हो गया है या लीवर की बीमारी है या तमाम बड़ी बीमारियां हैं जो कि जहाँ पे मतलब इतना पैसा लगेगा शायद वो अपना घर परिवार बेचे तभी संभव हो सकता है। तो ऐसे लोगों के लिए हमने एक अपनी टीम बनाई है कि जो जैसे कैंसर से पीड़ित या किसी भी ऐसे बड़े रोग से पीड़ित हैं जहाँ पे 2 लाख 4 लाख 6 लाख 8 लाख 10 लाख की संभावना है पैसे लगने की उनके ट्रीटमेंट में, उनके लिए हम लोगों ने प्लान बनाया है कि जैसे इस तरह का कोई भी व्यक्ति, अभी तक 2-4 लोगों का करवाए भी हैं, उनको पेमेंट करवाया, उनके ऑपरेशन हुए हैं, कमला नेहरू में हुए हैं और कुछ लखनऊ में हुए हैं, वो लोग अभी स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। तो ऐसे लोगों को हम चिन्हित करते हैं और आप लोगों के माध्यम से ही, समाज के माध्यम से ही हमारे पास आते हैं। तो उनको जैसे गवर्नमेंट की बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं, बहुत तरह के ऐसे हैं कि जहाँ पे फंडिंग होती हैं और उनको अनभिज्ञ है, उनको पता ही नहीं कि कहाँ से क्या होना है और कैसे होना है। और दूसरी बात ये भी है कि उनके माध्यम से होने में सालों साल लग जाएगा, शायद तब तक उस गंभीर बीमारी से निकल जाएंगे। हमारे माध्यम से हम लोग थोड़ा सा प्यार से बात करके प्लस जो नियम कानून कायदे हैं उनमें रह के उनसे आग्रह करते हैं और चीज़ें इजली हो जाती हैं और हम लोग प्रोवाइड करवा पाते हैं। तो पांडे जी, एक चीज़ हमारे दर्शक ये भी समझना चाहेंगे कि आखिर कैसे वो आपसे आप तक कैसे पहुंच पाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होगी, कैसे उनका इलाज होगा। क्योंकि जो प्रारंभिक स्थिति होती है जब आदमी किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होता है तो मानसिक रूप से भी वो, उसका परिवार पूरी तरीके से टूट जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता कि हम आगे क्या करें। तो ऐसे में वो अब आपके संस्थान या आप तक कैसे पहुँचेगा, इसके लिए कुछ आह्वान कर रहे हैं, कुछ क्या बता रहे हैं लोगों को। जी, ये बहुत सही सवाल है आपका। देखिए, होता क्या है कि जैसे ही किसी व्यक्ति को बड़ी बीमारी डायग्नोस होती है तो व्यक्ति तो आधा वैसे ही जो है चेत हो जाता है और समझ नहीं आता उसको बेचारा कि 2 लाख या 4 लाख 6 लाख रुपए लगने हैं, उसका ट्रीटमेंट वो कैसे करवाएगा। लेकिन उसमें हम ये कहते हैं कि जहाँ से भी ट्रीटमेंट होना है, सपोज किसी आप प्राइवेट हॉस्पिटल में गए और डायग्नोस कराया, एक उदाहरण मैं मानता हूँ कि आप गए, पेट में बहुत दर्द हो रहा था, आपने डायग्नोस कराया, पेट में कुछ कैंसर निकला है, ब्लड कैंसर निकला, ऐसा कुछ भी निकला, तो आप वो डॉक्यूमेंट्स लीजिए जिससे ये डिसाइड हो पाए कि आपको क्या बीमारी है। जब हो जाता है तो आप मुझे बताइए, मेरा नंबर या मेरे सोशल मीडिया में भी हूँ मैं, आप अगर यूट्यूब पे अगर आप डालेंगे तो विष्णु नाम से डालेंगे तो यूट्यूब पे आ जाएगा, जिसमें मेरा नंबर वाला सारा सब कुछ दिया हुआ है। मेरा वीडियो भी उसमें पड़ा हुआ है जिसमें मैंने वीडियो डाला हुआ है, वहाँ से आप मेरा नंबर ले सकते हैं। या फेसबुक से विष्णुकांत पांडे डालेंगे तो उसमें मेरा नंबर वगैरह सब कुछ दिया है, विष्णुकांत पांडे प्रोफाइल में जाएंगे आपको, वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मुझे बहुत चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती। पहला तो आप जहाँ से डायग्नोस हुआ है, जब अगर डायग्नोस हुआ तो आप मुझे डॉक्यूमेंट्स दीजिए। तो मैं पहले आपका यहाँ दिखवा के, मेडिकल कॉलेज है या कमला नेहरू है, जिस तरह की बीमारी हुई उस तरह के हॉस्पिटल से हम संपर्क करके उसको पहले जस्टिफाई करते हैं कि हाँ चीज़ें सही हैं या नहीं है। या अगर आप करके आए तो और अच्छी बात है, अगर आपने करके आया है तो आप मुझे दीजिए। अगर सपोज जैसे कैंसर है या जिस तरह की बीमारी रही, मैं मेडिकल कॉलेज से या कमला नेहरू से, तमाम ऐसे मेरे जो टच में हैं, वहाँ से मैं उनको वेरीफाई कराता हूँ कि इस
इसके ट्रीटमेंट में, इसके पूरे इलाज में, या ऑपरेशन होना है या कीमो होना है या जो भी होना है, ये कितने दिन चलेगा और कितनी कास्ट या कितनी इसकी लागत आएगी, उस लागत के हिसाब से हम जो है उनका एक कोटेशन बनवाते हैं कि इसका मुझे आप कोटेशन दे दीजिए। तो जो कोटेशन बना के हमें देते हैं, उस कोटेशन से हम जो है गवर्नमेंट के, जैसे मुख्यमंत्री की योजना है, प्रधानमंत्री की योजना है, डीएम के यहाँ से भी योजना होती है, लोगों को नहीं पता है कि उस शहर में डीएम भी तो चाहे अगर कोई बीमार है, कोई पीड़ित है, तो उसके इलाज के लिए सुचारू रूप से उसको पैसा दे सकता है। तो कहीं ना कहीं जहाँ से जो यथास्थिति बना, वहाँ से उसको हम फंड प्रोवाइड कराते हैं। और लगभग 50% फंड, ये पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, ये जो फंड आता है न मेरे पास आता है न उस पेशेंट के पास आता है, ये फंड उस हॉस्पिटल को रिलीज होता है, जो हॉस्पिटल डिसाइड होता है उस पेशेंट का ट्रीटमेंट करेगा और इलाज करेगा, जहाँ का हम कोटेशन लगाते हैं उस हॉस्पिटल को फंड आता है और वो हॉस्पिटल उस पेशेंट का बाकायदा ट्रीटमेंट करता है। फिर जब वो फंड खत्म होने लगता है तो एक लेटर हम उनसे दोबारा लेते हैं कि भैया देते हैं मुझे कि मेरा फंड जो आपने रिलीज कराया था वो खत्म हो रहा है। उसको हम फिर जहाज के माध्यम से पैसे मंगाए रहते हैं, फिर दोबारा भेजते हैं, तो जो शेष धनराशि होती है फिर वो हॉस्पिटल को आ जाती है, जिससे उनका ट्रीटमेंट आसानी से हो जाता है। इसमें 1 रुपए किसी को देने लेने की जरूरत नहीं है, ना मेरे किसी मेंबर को, ना डॉक्टर को, किसी को 1 रुपए, इवन जितनी भी खर्च होते हैं पूरे पैसे जो है वहां से मिलते हैं। देखिए पांडे जी, ये जो शुरुआत आपने की है, जो बीड़ा उठाया है, क्योंकि आज के वक्त में कहीं न कहीं इस भागम भाग भरी जिंदगी में लोग समय नहीं निकाल पाते हैं, और ऐसे में ये जो एक नेक काम है, और ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से टूट चुके होते हैं किसी बीमारी की गिरफ्त में आने के बाद, आप और आपकी संस्था अगर मिलकर इस तरीके से उनकी मदद करके जो आर्थिक रूप से उनकी मदद की जाएगी, ये कहीं न कहीं संजीवनी की तरह काम करेगा तमाम ऐसे लोगों के लिए जो निराश हो चुके हैं, अपनी बीमारी से आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण टूट चुके हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो आपने ये पहल की है, ये वाकई में ये बेहद सराहनीय है। पांडे जी, डिजिटल लाइब्रेरी भी चलाते हैं आप, कई बार हमने देखा है अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम भी जाते हैं, इसके पीछे का क्या उद्देश्य है? देखिए, इंसान जीता तो अपने लिए सब जी सकते हैं, चाहे एक जानवर हो भी अपना पेट भर सकता है, क्योंकि ईश्वर ने अगर पृथ्वी पर भेजा है तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ माध्यम बनाया होगा आपके जीने के लिए। तो मेरा ध्येय ये है कि मैं आपको बताऊं कि मैं थोड़ा समाज सेवा से पहले ही जुड़ा था, लेकिन मैं कोविड कॉल में, एक मेरा फ्रेंड को कोविड हुआ और वो ख़त्म हो गया, तो उसके लिए हम लोग, चूँकि कम एज थी, उसके पास 4-6 साल की एक बच्ची थी, कुछ फंड इकट्ठा कर रहे थे उसके परिवार को देने के लिए। लोगों इत्र मित्र से मांग रहे थे 1000-500, जो दे रहा था, तो एक सोच रहे थे कि 10 लाख 5 लाख रुपए कुछ इकट्ठा हो जाए, और अल्टीमेटली हम लोग करीब 2-2.5-3 लाख इकट्ठा कर उस परिवार को दिए भी थे। तो उस दिन मुझे, मेरी लाइब्रेरी वहाँ उसमें डेयरी हुआ करती, तो मैं गया और मुझे कोबरा सांप ने काट लिया। सांप काटा तो मुझे डिसाइड हो गया था कि शायद मेरा जीवन 5-10 मिनट का है, लेकिन ईश्वर की कृपा थी और मैं जो है फिर से आप लोगों के बीच रहा। तब से मैंने निश्चय किया था कि शायद लोगों की सेवा के लिए ही ईश्वर ने दोबारा भेजा मुझे यहाँ। तो मैंने अपने डिसाइड कर लिया कि मैं जो अर्जित करता हूँ, जो कमाता हूँ, उसका 10 से 15% लोगों के लिए खर्च करता हूँ। समाज के जो ऐसे लोग हैं जो पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं या किसी चीज़ से वंचित हैं, जो मुझसे हेल्प हो सकती है, मैं उनको 10-15% अपना खर्च करता हूँ। मेरी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ते हैं, उसमें भी करीब 10-15 बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, अनाथ हैं, उनको फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाता हूँ, उनका कोई पैसे नहीं लेता हूँ। और आपको बताऊँ, चाहे गर्मी हो, गर्मियों में भी मैं जो है बड़े छाता बांटने के, जो दुकान रोड के किनारे इस टेम्परेचर में 40-45 के टेम्परेचर भी हो जाएगा, उसमें बैठे रहते हैं, कोई छाँव नहीं होता है, जूता चप्पल पॉलिश करने का काम या इस तरह का कोई भी काम करते हैं, उनको छाता वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। ठंडियों में कंबल प्रोवाइड कराते हैं, कंबल वगैरह बांटने का काम करते हैं। उसे रोड पे खड़े होकर नहीं बांटने, रात में 12-1 बजे निकलते हैं, देखते हैं जो व्यक्ति नीडी है, जिसको ज़रूरत है, वाकई वो ठंडी से छुटुर रहा है, उसी को हम कंबल देते हैं। वृद्धाश्रम से इसलिए लगाव रहता है कि वृद्धाश्रम जाने का एक ध्येय ये होता है कि ऐसे लोगों से मिलते हैं, शायद जिनके पास बहुत पैसे हैं, और ऐसा नहीं कि वहाँ गरीब घर के वृद्धाश्रम में लोग मिलेंगे। मैं वृद्धाश्रम में जाके देखा हूँ, मैं पर्टिकुलर किसी पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ शायद गरीब घर के 2% हैं, 98% अच्छे घर से, अच्छे परिवार से बिलोंग करने वाला जो है
फैमिली मेंबर वहाँ होता है, माँ बाप होते हैं जिनके बच्चे कहीं डॉक्टर हैं या प्रोफेसर हैं या इस टाइप के बहुत अच्छे अच्छे पद पे हैं वहाँ, लेकिन उनकी घर के बुजुर्ग वहाँ हैं। तो ये दुर्भाग्य है हमारे समाज का और हमारे सोसाइटी का, हमारे बीच जो लोग रह रहे हैं, ये उनका दुर्भाग्य है कि वो अपने देवता तुल्य माँ बाप को अपने से दूर किए हुए हैं। तो कुछ न कुछ अनुभव मिलता है, उनके बीच जाता हूँ तो बड़ा अच्छा महसूस होता है, आत्मा को शांति मिलती है, थोड़ी सी एक खुशी मिलती है, इसलिए वहाँ जाने देते हैं। बिल्कुल, आपके इस सराहनीय कार्य के लिए आपको अग्रिम बधाई।